लास्ट के 3 से 4 महीने में मार्केट में अच्छी खासी गिरावट नजर आई है और उसी वजह से बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो भी रेड दिखने लगा है। ऐसे में अगर कोई अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट रीबैलेंसिंग करना चाहे, समझो ऐसी ही सिचुएशन फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए कोई अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथ देना चाहे, तो फिर वो कैसे कर सकता है। अभी जो एमफी का डेटा सामने आया है वो ज़रूर इसमें अपनी मदद करेगा। एमफी का फरवरी 2025 का जो डेटा सामने आया है उससे ये नज़र आ रहा है कि म्यूचुअल फंड हाउस में से 6 ऐसे टॉप के म्यूचुअल फंड हाउसेज है जिनकी अभी एयूएम है उसमें 3000 करोड़ से भी ज़्यादा की डिक्रीज नज़र आ रही है। एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो भी ये म्यूचुअल फंड हाउसेस है वो टोटल कितना अमाउंट मैनेज कर रहे हैं वो एयूएम से पता चलता है। एमफी का जो रिसेंट डेटा आया है उसके अनुसार जनवरी मंथ में ऐसी 6 एएमसीज है जिनके एयूएम में 3000 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा की डिक्रीज दिखाई गई है। अगर हम देखें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड जो लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है वहाँ पे जो दिसंबर मंथ में यूएम 10.90 लाख करोड़ का था वो अभी कम होके 10.79 लाख करोड़ का हो चुका है, यानी टोटल 11,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पे डिक्रीज नज़र आई है। वैसे ही अगर मोतीलाल ओसवाल के बारे में बात करें तो दिसंबर मंथ में इसका जो ईयूएम 1.04 लाख करोड़ था वो अभी 4,733 करोड़ से कम होके अभी 99,628 करोड़ का बचा है। वैसे ही अगर निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें तो इसका जो पहले 5.64 लाख करोड़ का ईवीएम था वो अभी कम होके 5.60 लाख करोड़ का हो चुका है, यानी यहाँ पे भी हमें 4,556 करोड़ की डिक्रीज देखने मिली है। वही चीज़ हमें फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, जो दिसंबर मंथ में 1.13 लाख करोड़ का ईवीएम था उसमें 4,445 करोड़ की डिक्रीज देखने मिल रही है। वैसे ही अगर क्वांट म्यूचुअल फंड को देखें तो यहाँ पे जिसका ईवीएम दिसंबर मंथ में 94,000 करोड़ का था वो अभी 4,000 करोड़ से कम होके 90,750 करोड़ के आसपास है। यही चीज़ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बारे में भी देखने मिली है, जो दिसंबर मंथ में एयूएम 7.88 लाख करोड़ का था वो अभी 7.84 लाख करोड़ का बचा है। यहाँ पे भी 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा की डिक्रीज हमें दिखाई दे रही है। अगर हम करोड़ रुपीस में देखते हैं तो हमें ये नज़र आएगा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड जो लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा की गिरावट नज़र आ रही है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज डिक्लाइन देखें तो हमें रियलिटी समझ आएगी। देखो यहाँ पे जो भी मेजर डिक्लाइन हमें दिखाई दे रहा है वो एक तो मोतीलाल ओसवाल फंड में दिखाई दे रहा है और दूसरा क्वांट म्यूचुअल फंड में दिखाई दे रहा है। यानी जो भी ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट ये लास्ट एक मंथ में हमें नज़र आई है वो मोतीलाल ओसवाल और क्वांट म्यूचुअल फंड में नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट ये 6 में से किसी एक म्यूचुअल फंड हाउस में हो और अगर ऐसे में हम वहाँ से अपनी रीबैलेंसिंग करना चाहे तो उसे किस तरीके से करना होगा। अभी ये 6 म्यूचुअल फंड में एयूएम में जो डिक्रीज हुई है वो तो हमने एनालाइज की, लेकिन ये एयूएम डिक्रीज होने के पीछे 2 कारण मेनली होते हैं। एक तो जिस तरीके से कोई भी अगर रिटेल इन्वेस्टर है वो शेयर को बेचता है तो उसकी वजह से शेयर में के प्राइस में भी गिरावट नज़र आती है। वैसे ही जैसे ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट सेल आउट करते हैं, रिडीम करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट एयूएम पे नज़र आता है। साथ ही में देखो शेयर प्राइस डिक्रीज होती है तो म्यूचुअल फंड का जो एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू जो है उसके ऊपर भी निगेटिव इम्पैक्ट दिखता है और वही इनडायरेक्टली फंड का जो भी एयूएम है वहाँ पे भी डिक्रीज दिखाने लगता है। तो जो भी ये 6 म्यूचुअल फंड हाउसेस हमने देखे उसमें से समझो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो केवल मोतीलाल ओसवाल एएमसी के अंडर ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो केवल क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो फिर वो कंप्लीटली डाइवर्सिफिकेशन को निगलेक्ट कर रहा है।
और ये देखो, मोतीलाल ओसवाल हो या फिर क्वांट म्यूचुअल फंड हो, इन्होंने लास्ट के 1 या 3 सालों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया ज़रूर है, लेकिन वो परफॉर्मेंस दिखाते टाइम उन्होंने जो अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई है वहाँ पे भी हमें ध्यान देना होगा। ये दोनों म्यूचुअल फंड हाउसेस का 3 से 4 महीने पहले का 1 या 3 साल का परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ पे हमें काफ़ी हाई रिटर्न्स दिखते हैं, लेकिन ये हाई रिटर्न अचीव करने के लिए इन्होंने जो रिस्क लिए है वो भी कंपैरेटिवली हाई रिस्क है। और देखो, इनकी जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है वो भी डायनेमिक तरीके की है। तो ऐसे में समझो, अगर कोई इन्वेस्टर अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट, अपना कंप्लीट पोर्टफोलियो ये एक ही एएमसी के म्यूचुअल फंड्स में करता है तो फिर वो एक हाई रिस्की पोर्टफोलियो बन जाता है। तो हमारी रिस्क मैनेज करने के लिए हमें जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो 2 स्टेप्स में तो ज़रूर करनी होगी। एक तो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीपल एएमसीज के अंदर करनी होगी, यानी अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस में अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो साथ ही में आप एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपकी रिस्क आप बैलेंस कर रहे हो। उसी के साथ अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पे भी डाइवर्सिफाई होना ज़रूरी है। अगर समझो आप खुद ये 3 सेक्शन में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो फिर आप फ्लेक्सी कैप चूज़ कर सकते हो, जहाँ पे फंड मैनेजर को लिबर्टी रहती है कि वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करें। और ऐसे में भी आप केवल एक ही फंड का अगर फ्लेक्सी कैप फंड ले रहे हो तो भी रिस्क आप बढ़ा रहे हो। ऐसे में आप 2 मल्टीपल म्यूचुअल फंड हाउसेस के फ्लेक्सी कैप्स ले सकते हो, लेकिन याद रहे हमारा जो भी पोर्टफोलियो है उसमें हमेशा 4 से 5 ही म्यूचुअल फंड्स रखें। अगर हम वहाँ पे मल्टीपल म्यूचुअल फंड इन्वॉल्व कर देते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग, उनकी ट्रैकिंग ये भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आपका पोर्टफोलियो प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो, आज का ये वीडियो आपको अगर आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है तो उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर हाँ तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, मनी कंसेप्ट रिलेटेड हो वीडियोज़ ये चैनल पर आते रहते हैं जो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मदद करेंगे। तो इसीलिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।